क्लास 12 चैप्टर 5 बायोलॉजी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फर्स्ट आता है इनहेरिटेंस। इसमें जो कैरेक्टर हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर वन प्लांट टू नेक्स्ट प्लांट। मतलब एक प्लांट है, पेरेंट है, जो उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी उसमें जो कैरेक्टर आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वो कैरेक्टर कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन में जो कैरेक्टर हैं पेरेंट टू चिल्ड्रन में डिफरेंस है, मतलब उन कैरेक्टर के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। सारे कैरेक्टर तो कॉपी नहीं होते, लेकिन कुछ अलग कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं होते, चिल्ड्रन में प्रेजेंट होते हैं। उन्हें ही बोलते हैं वेरिएशन। कुछ डिफरेंस आ गया। जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को पढ़ते हैं तो वो उसे बोलेंगे जेनेटिक्स, जिसमें हम इन दोनों की स्टडी करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक मेंडल साइंटिस्ट है जो कि जेनेटिक्स के फादर भी बोला जाता है इन्हें, जिरजोर जोन्स मेंडल्स। मेंडल थे, एक प्रीस्ट थे, मतलब वो एक चर्च में जैसे नहीं होते फादर, वो ऐसे थे। वो चर्च में रहते थे और जो चर्च के पास गार्डन था उसमें वो वेजिटेबल्स उगाते थे। तो उन्होंने देखा जो उनका गार्डन था उसमें जो पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर या तो वो पी प्लांट टॉल होगा या फिर शॉर्ट होता है। उसमें सिर्फ दो ही ट्रेड्स होती हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि शॉर्ट होगी, फिर मिडिल हाइट होती है, फिर टॉल हाइट होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी वेरिएशन मिलती है। बट पी प्लांट के अंदर यहाँ पे दो ही ट्रेड्स मिल रही थी, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, या टॉल या फिर शॉर्ट। अब उसने देखा पी प्लांट के ऊपर, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 1856 में और वो ख़त्म कब हुआ? 1865 में। मतलब 7 साल तक उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट जब उसका हो गया उसके बाद में उसने 3 लॉ दिए, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके लॉ देने के बाद उसे 2 साल बाद 1865 में पब्लिश करवा दिया लोकल बुक में, जहाँ पे वो रहते थे ब्रून के अंदर। उस लोकल बुक में उसने अपने जो भी काम किया उसको पब्लिश करवा दिया, पी प्लांट के ऊपर जो भी वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। बट उसके जो काम को उस टाइम पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इम्पोर्टेंस ना मिलने का कारण क्या था? सबसे पहला तो ये था कि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर था। जैसे कि आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ऐसा कुछ था नहीं। तो उसका जो काम है वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पाया और उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिली। नेक्स्ट उसमें क्या था, उसका जो ड्रॉबैक था, ये बोला गया कि जो मैथमेटिक टर्म्स जो उसने यूज़ की थी, मतलब हर एक प्लांट को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के ऊपर उसे नंबरिंग दी, उसे नंबरिंग देने के बाद उसने रेशो ली। तो इन सब टर्म्स को बायोलॉजी में किसी ने यूज़ किया नहीं था अभी तक। मतलब जो मैथ की टर्म्स हैं उन्हें बायोलॉजी में कौन यूज़ करता है? तो साइंटिस्ट ने इसको हटा दिया, ये एक्सेप्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट एक चीज़ और थी, उस टाइम पे जो डीएनए है वो डिस्कवर नहीं हो पाया था। तो उसने बोला कि जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसे ही प्लांट से उसके प्लांट के ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जा रहे हैं वो कुछ फैक्टर होते हैं, जिससे कि वो प्लांट में सेम कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर डिफरेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, वो एक फैक्टर है। उस टाइम पे उसे फैक्टर को प्रूफ करने के लिए बोला गया साइंटिस्ट ने, तो वो प्रूफ नहीं कर पाया, फिजिकली प्रूफ नहीं कर पाया, इस वजह से भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि उसने वो इतना सक्सेसफुल कैसे था, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट है वो एकदम परफेक्ट था। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे वो परफेक्ट था, वो सही था। ऐसा क्यों? मतलब वो तो कोई साइंटिस्ट था ही नहीं, बाद में ही बना है साइंटिस्ट, तो वो एक मतलब सही इतना एग्जैक्ट कैसे कर सकता है काम? तो इसके पीछे यही रीज़न है कि उसने लार्ज सैम्पलिंग किया, मतलब जो ज़्यादा ट्री उगाने के बाद में सबको देखा, जितने भी प्लांट थे सबको देखा रेगुलरली, और मैथमेटिक टर्म्स यूज़ की थी जिसकी वजह से गड़बड़ी थोड़ी कम हो सकती है। और उन्हें डेली रिकॉर्ड करता था और उसका रिकॉर्ड और रिज़ल्ट बनाता था, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट कर पाया। फिर उसके बाद में 19 में उसके काम को रीडिस्कवर किया गया, मतलब मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह जो उसने पब्लिश किया था किसी बुक में,
किसी साइंटिस्ट ने देखा और उसे रीडिस्कवर किया कि जो भी मेंडल ने लिखा है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो सही भी है या फिर नहीं है। तो रीडिस्कवर किसने किया था? गिबरिक ने, कॉरेंस और टेस्मार्क ने। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके काम को दोबारा से देखा था। अब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको जान लेना चाहिए जिससे हम अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट आती है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ये मेल का है या फीमेल का, ये दोनों पेरेंट हैं। मेल के यहाँ पे जो 10 क्रोमोसोम है और फीमेल का भी 10 क्रोमोसोम है। दोनों क्रोमोसोम एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, उनकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। सेकंड, वो सेम ही कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं, जैसे कि ये 10 क्रोमोसोम मेल का हेयर कलर को शो कर रहा है, फीमेल का भी हेयर कलर को शो कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है लोकस। लोकस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है। जीन क्या होता है? जीन का मतलब है जो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वो जीन है। जैसे यहाँ पे हेयर कलर के ऊपर ये क्रोमोसोम है 10 नंबर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो जीन प्रेजेंट है जो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, इसकी जो पोजीशन है उसे बोलते हैं लोकस। नेक्स्ट आती है एलिस। एलिस क्या होती है? सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर को शो करने वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है मेल और फीमेल के। पोजीशन क्या है? क्रोमोसोम नंबर 8 दोनों का, और दोनों ही एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई कलर के लिए ये भी और ये वाला भी आई कलर के लिए। कैरेक्टर सेम हो सकता है उनका, बट जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट हो सकती है। सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी। मेन क्या चीज़ है इसमें? कैरेक्टर सेम होना चाहिए और पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे एलिस। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर एक होता है, हाइट का हो गया या फिर कलर का हो गया, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ऐसे कैरेक्टर हो गया जैसे कि हाइट। अब यहाँ पे जो ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स क्या होगी? जो हाइट के अंदर वेरिएशन है, शॉर्ट हाइट है, टॉल हाइट है, ये क्या है? वेरिएशन। जो भी कैरेक्टर के अंदर जितने भी बन सकते हैं टर्म्स, उसे हम ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर हो गया, फ्लावर का कलर कैरेक्टर हो सकता है, और फ्लावर का कलर वाइट, ब्लू, पिंक कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे? इसके ट्रेड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है? यहाँ पे अपना एक कैरेक्टर है हाइट। हाइट जो मेल की है वो कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब मेल की टॉल हाइट है, और जो फीमेल है उसकी हाइट भी टॉल है, मतलब दोनों की सेम हाइट है। ठीक है, दोनों की हाइट टॉल है और दोनों ने ही सेम जीन को कैरी किया गया है। सेम जीन क्या हो गए? कैपिटल टी और कैपिटल की टी सेम जीन है, तो इसे हमें होमोजाइगस बोलेंगे जब सेम जीन कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है हेटेरोजाइगस। यहाँ पे भी हमने हाइट का एग्जांपल लिया है। जो मेल है उसके पास जीन क्या है? कैपिटल टी, और फीमेल के पास स्मॉल टी। इन दोनों जीन का जो अलग अलग जीन कैरी किए हैं, तो इसे हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे, क्योंकि इसमें मेल के पास कैपिटल टी है और इस फीमेल के पास स्मॉल टी, तो इसकी हाइट में भी वेरिएशन आ जाएगी। फीमेल की शॉर्ट हाइट है और मेल की टॉल हाइट है, तो इसकी वजह से हमें इसे हेटेरोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है फिजिकली अपना प्रूफ दे रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट ए और प्लांट बी है। प्लांट ए की हाइट टॉल है, उसके पास कौन सा जीन है? कैपिटल टी है, और प्लांट बी की हाइट क्या है? शॉर्ट है, तो उसके पास स्मॉल टी है। बट जैसे ही उन दोनों की क्रॉसिंग होगी उन जीन की, तो वो देखेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिले हैं। ठीक है, दोनों जीन कंबाइन हुए हैं, लेकिन जो प्लांट की जो हाइट है वो टॉल होगी, शॉर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो रही शॉर्ट? क्योंकि जो कैपिटल टी है ना, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो अपने आप को फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रिसेसिव है, रिसेसिव यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर हो गया? स्मॉल टी। यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर है जो अपने आप को फिजिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उसे रिसेसिव बोल देंगे। अब इसके बाद में 2 टर्म्स और हैं, एक होती है फिनोटिपिक और एक जीनोटिपिक।
फिनोटिपिक मतलब जो हमें फिजिकली दिखता है, कोई भी प्लांट की प्रॉपर्टी है जो हमें फिजिकली शो हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्लावर का जो कलर है हमें दिख रहा है, वाइट है, ब्लू है, वो यहाँ पे फिनोटिपिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आता है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक प्रॉपर्टी होती है प्लांट की। जैसे कि जेनेटिक प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे जो जीन्स हैं प्लांट की, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, वो जीन है। तो जीन तो यहाँ पे कौन से हैं, 2 जीन है, एक तो टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करता है, एक स्मॉल हाइट को। लेकिन जो यहाँ पे जेनेटिक रेशो क्या हो गई इसकी, 1/1 हो गई दोनों की। बट यहाँ पे हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो वो क्या होगी, टॉल हाइट होगी प्लांट की। ये कुछ कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे।